हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एक्सीलेंट कोचिंग। यूनिट 4 में आगे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है नोमोथेटिक अप्रोच वर्सेस आइडियोग्राफिक अप्रोच। तो पहले नोमोथेटिक अप्रोच देख लेते हैं। नोमोथेटिक अप्रोचेज आर बेस्ड ऑन टेंडेंसी टू सी वंस पर्सनालिटी एज constant, hereditary and resistant to change, whereas the influence of the environment is minimal. नोमोथेटिक अप्रोच ये बोलती है कि पर्सनालिटी जो है वो कांस्टेंट होती है, उसमें कोई चेंज नहीं होता, हेरिडिटरी होती है, एनवायरनमेंट का कोई रोल नहीं होता उसमें। Nomothetic approaches state that the way in which person will act under certain circumstances can be calculated and anticipated. और ये थ्योरी ये भी बोलती है कि जिस तरीके से कोई किसी भी सिचुएशन में रिएक्ट करेगा वो सब चीज़ें कैलकुलेट हो सकती हैं, पहले से ही एंटिसिपेट हो सकती हैं। नोमोथेटिक अप्रोच रिलाइज ऑन क्वांटिटेटिव रिसर्च। तो यहाँ पे ये क्वांटिटेटिव रिसर्च की जाती है। नोमोथेटिक अप्रोच बोलती है कि क्वांटिटेटिव रिसर्च होनी चाहिए, जैसे क्वेश्चनेयर्स वगैरह, सेल्फ रिपोर्ट मेजर, ये सब चीज़ें यूज़ होनी चाहिए। सेल्फ रिपोर्ट करने वाली चीज़ें जिसमें वो पर्सन खुद बताए अपने बारे में, या क्वेश्चनेयर्स, इस तरह की चीज़ें यूज़ करनी चाहिए एक बिहेवियर को मेजर करने के लिए। और नोमोथेटिकली डिराइव ट्रेड्स वर एम्प्लॉयड बाय ऑलपोर्ट टू डिस्क्राइब पीपल। तो ऑलपोर्ट ने भी नोमोथेटिकली जो ट्रेड्स होते हैं वही उन्हीं के बारे में बात की थी, जबकि बाद में ये आइडियोग्राफिक अप्रोच पे आ गए थे। ऑलपोर्ट एम्प्लॉयड ट्रेड्स एज प्राइमरी बेसिस विच कैन बी यूज टू डिस्क्राइब पीपल। तो उन्होंने कहा था कि कुछ ट्रेड्स ऐसे प्राइमरी ट्रेड्स होते हैं जिनसे हम लोगों को डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो ये भी नोमोथेटिक अप्रोच की बात कर रहे थे। और ऑलपोर्ट assume that the traits are real. He formulated that traits are distinct and particular to each person and the assessment should be done uniquely. अब यहाँ पे नोमोथेटिक अप्रोच बेसिकली ये बोल रही है कि पर्सनालिटी कांस्टेंट होती है, हेरिडिटरी होती है, एनवायरनमेंट का कोई रोल नहीं होता, रेजिस्टेंट टू चेंज होती है पर्सनालिटी, बिहेवियर कैलकुलेट किया जा सकता है पहले से। क्वांटिटेटिव अप्रोच अगर हम यूज़ करें, सेल्फ रिपोर्ट मेजर्स यूज़ करें, क्वेश्चनेयर्स यूज़ करें, तो बिहेवियर पहले से कैलकुलेट किया जा सकता है। और ये सारी चीज़ें यूनिवर्सली सबको अप्लाई होती हैं, जबकि ये यूनिक नहीं होता। लेकिन बाद में ऑलपोर्ट ने अपनी अप्रोच चेंज कर ली थी। उन्होंने कहा था कि जो ट्रेड्स होते हैं वो यूनिकली सबके अपने अलग अलग होते हैं, हम सब पे अप्लाई नहीं कर सकते। तो ऑलपोर्ट ऑल्सो प्रमोटेड अंडर अप्रोच नेम्ड आइडियोग्राफिक। तो इन्होंने ये वाली अप्रोच को भी बहुत प्रमोट किया था। Here every individual is regarded as combined system that can be independently analyzed and scientifically. It means each individual is examined deeply and no general laws are considered important that are beyond the individual to be studied. तो आइडियोग्राफी की अप्रोच कहती है कि सारे यूनिक होते हैं, सारे इंडिविजुअल उनके अपने यूनिक ट्रेड्स होते हैं जिनको हम इंडिविजुअली भी एनालाइज कर सकते हैं। इसमें ज़रूरी नहीं है कि जनरल लॉज उनकी पर्सनालिटी को डिस्क्राइब करने लगे जो सबके लिए लगे। तो यहाँ पे यूनिक माना गया है इंडिविजुअल को। और द मोस्ट, जैसे कि उन्होंने कार्डिनल ट्रेड्स के बारे में बात की थी जो बहुत ही यूनिकली और बहुत रेयरली कुछ लोगों में मिलते हैं, जो बहुत डोमिनेंट ट्रेड्स होते हैं उनके, जिनसे लेके लोग जाने जाते हैं जिन ट्रेड्स की वजह से। फिर उन्होंने सेंट्रल ट्रेड्स की बात की थी जो ज़्यादातर लोग डिस्प्ले करते हैं अपने बिहेवियर में, और उसके बाद उन्होंने सेकेंडरी ट्रेड्स की बात की थी। ठीक है, तो ये जो भी ऑलपोर्ट ने जितने भी वो जो ट्रेड्स दिए थे हमें, सेंट्रल, कार्डिनल, सेंट्रल और सेकेंडरी, वो आइडियोग्राफिक अप्रोच के बेस पे दिए थे कि सबके पास अपने यूनिक साइकोलॉजिकल स्ट्रक्चर और सर्टेन ट्रेड्स होते हैं हर इंडिविजुअल के पास, और उसको हम जनरलाइज हमें करने की ज़रूरत नहीं है सबके ऊपर। और दूसरी चीज़ ये थी कि जो आइडियोग्राफिक अप्रोच है ये क्वांटिटेटिव नहीं, ये क्वालिटेटिव अप्रोच यूज़ करती है। किसी का भी बिहेवियर मेजर करने के लिए क्वालिटेटिव मेथड का यूज़ करती है। तो क्वालिटेटिव मेथड कैसे होते हैं, जैसे केस स्टडी करना किसी की या ऑब्जर्वेशन करना किसी की, तो इसमें क्वांटिटेटिव नहीं यूज़ होते हैं स्टडी में। नोमोथेटिक पॉइंट ऑफ व्यू हैज़ एक्सपेरिमेंट्स, कोरिलेशन, साइकोमेट्रिक टेस्टिंग, ये सब चीज़ें नोमोथेटिक में होती हैं जो क्वांटिटेटिव होती हैं, कैलकुलेशन वाली। ठीक है, ऑन द अदर हैंड आइडियोग्राफिक मेथड क्या इंक्लूड करते हैं, केस स्टडीज़, इनफॉर्मल इंटरव्यूज़, ऑब्जर्वेशंस, तो ये क्वालिटेटिव मेथड्स हैं। उसके बाद आगे चलते हैं क्रॉस कल्चरल इश्यूज़। क्रॉस कल्चरल इश्यूज़ में दो अलग अलग कल्चर्स में कैसे पर्सनालिटी चेंज हो जाती है उसके बारे में बात की है। और यहाँ पे दो कल्चर्स जिन्होंने वो करे हैं, आपस में जो डिस्क्राइब करे हैं या कंपेयर किए हैं दो कल्चर्स, वो तो एक तो है इंडिविजुअलिस्टिक कल्चर होता है जो जहाँ पे इंडिविजुअल को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, जैसे वेस्टर्न कल्चर है। दूसरा कलेक्टिविस्ट कल्चर होता है जहाँ पे
सोसाइटी को एक साथ या फैमिली को एक साथ, लोगों को एक साथ एक ग्रुप में इंपॉर्टेंस दी जाती है, जैसे इंडियन कल्चर है। तो ये दोनों कल्चर्स की आपस में कंपैरिजन की है। इंडिविजुअलिज्म में क्या होता है, इंडिविजुअल की सक्सेस को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, वहाँ पे सब कुछ आई की वर्ड्स में बोला जाता है, आई डिड दिस, आई डिड दैट, मतलब एक इंडिविजुअल अपने ऊपर फोकस करता है, वो अपना अपना ध्यान रखने की ज़्यादा कोशिश करता है, अपनी आइडेंटिटी बनाने की ज़्यादा कोशिश करता है, अपनी जो अचीवमेंट है उसको वैल्यू ज़्यादा देता है। जबकि कलेक्टिविस्ट सोसाइटी जो होती है, जैसे इंडियन कल्चर्स हैं, इसमें ग्रुप डायनामिक्स के ऊपर ज़्यादा फोकस दिया जाता है, वी वर्ड का यूज़ होता है, वी डिड दिस, वी डिड दैट, अब एक दूसरे का ध्यान रखने की बात की जाती है, अब ग्रुप को अपने आप को ग्रुप में फिट करने की बात की जाती है, ना कि अकेले हर चीज़ अचीव करने की, ग्रुप अचीवमेंट की बात होती है, फैमिली नेम इम्पॉर्टेंट होता है। तो ये दोनों इन्होंने जो इंडिविजुअलिज्म और कलेक्टिविज्म है, दो अलग अलग कल्चर को डिनोट कर रहे हैं। तो कोई सोसाइटीज़ इंडिविजुअलिस्ट होती हैं, कुछ सोसाइटीज़ कलेक्टिविस्ट होती हैं। तो कहीं का कल्चर इंडिविजुअलिज्म में आता है, कहीं का कलेक्टिविज्म में आता है। सो बेसिक डिफरेंस क्या है कि फैक्टर सच एज पर्सनल अचीवमेंट है, तो पर्सनल अचीवमेंट कौन से कल्चर में होगी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जो इंडिविजुअलिज्म जहाँ पे होगा ज़्यादा, ठीक है। और फैमिलियल कनेक्शन कहाँ पे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, जो कलेक्टिव सोसाइटी है, जहाँ पे ग्रुप को इम्पोर्टेंस दी जाती है। तो उस बेस पे पर्सन की जो पर्सनालिटी है उसमें भी फ़र्क आ जाता है, उसके ट्रेट्स में भी फ़र्क आ जाता है। जो ज़्यादा सेल्फ सेंटर्ड लोग होते हैं वो किस में, इंडिविजुअलिस्ट सोसाइटी जो होती है उसमें ज़्यादा सेल्फ सेंटर्ड लोग होते हैं, जो अपने आप को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। कलेक्टिविस्ट सोसाइटी में जो होते हैं लोग, वो थोड़े से वो होते हैं, सोशल ज़्यादा होते हैं, सोशिएबल ज़्यादा होते हैं। तो individualism framework can be more used in describing cultural tendencies as a whole rather than describing individual characteristics. However, this does not imply that individualism collectivism paradigm is naive and can be excluded in studying domain of personality. It can be easily inferred from the above discussion that interplay between personality and culture is quite complex. तो यहाँ पे क्या है कि बेसिकली ये बोल रहे हैं कि जो कल्चर है वो भी किसी की पर्सनालिटी को शेप करने के लिए थोड़ा सा उसका भी रोल होता है, कल्चर का भी, कल्चर के बेस पे भी पर्सनालिटी जो है वो डिफरेंट हो जाती है, और कल्चर एक तरीके से एनवायरनमेंट में ही आता है। तो बेसिकली एनवायरनमेंट की ही बात हो रही है कि एनवायरनमेंट में जो कल्चर होता है उसकी वजह से भी पर्सनालिटी के ऊपर जो है वो इफेक्ट आता है। फिर पर्सनालिटी ट्रेट्स और 5 फैक्टर मॉडल है जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ये वही वाला मॉडल है जिसको शॉर्ट में हमने ओशन के नाम से याद किया था, ठीक है। ओपननेस टू एक्सपीरियंस, कॉन्साइटियसनेस, उसके बाद एक्सट्रोवर्जन, एग्रीएबलनेस और न्यूरोटिसिज्म। तो पर्सनालिटी ट्रेट्स में क्या है, ये 5 ऐसे डायमेंशंस हैं जो पर्सनालिटी को कवर करते हैं, और यही 5 फैक्टर थ्योरी जो सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेबल है, सबसे ज़्यादा जो रिसर्चर्स हैं इस थ्योरी को मानते हैं, एक्सेप्ट करते हैं कि ये काफ़ी वाइड वास्ट थ्योरी है जिसमें काफ़ी सारे ट्रेट्स कवर हो जाते हैं। तो ये वही 5 फैक्टर थ्योरी है जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे अब ये जो लास्ट टॉपिक है वो है इश्यूज रिलेटिंग टू थ्योरेटिकल मॉडल्स। तो हमने जो मॉडल्स ऊपर पढ़े हैं पर्सनालिटी के बारे में, जो भी पढ़ा है उसमें क्या इश्यूज हैं। इश्यूज इसमें ये हैं कि साइको एनालिटिक थ्योरी है जो अभी हम नेक्स्ट उसमें पढ़ेंगे, नेक्स्ट ब्लॉक में स्टार्ट करेंगे। वो एक तो वो है जो सिगमंड फ्रॉइड ने साइको एनालिटिक थ्योरी दी थी पर्सनालिटी को एक्सप्लेन करने की। उसमें उन्होंने इंट्रासाइकिक और कॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड की बात की हुई है। दूसरा एक बिहेवियरिस्टिक मॉडल है जिसमें उन्होंने लर्निंग की बात की गई है, एनवायरनमेंट की बात की गई है। एक ह्यूमनिस्टिक मॉडल है जो और अलग से एक ह्यूमन के लाइफ का मोटिव क्या है, उसके लाइफ का मीनिंग क्या है, उसकी बात करता है। तो ये थोड़े थोड़े डिफरेंट मॉडल्स हैं पर्सनालिटी के जो आगे अभी हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पे इन्होंने इसको जस्ट मेंशन किया है, अभी यहाँ पे डिटेल इसलिए नहीं है क्योंकि आपके जो ब्लॉक 2 शुरू होगा उसमें पहले जो यूनिट है उसकी शुरुआत ही आपकी इससे होगी, साइको एनालिटिक थ्योरी से शुरुआत होगी जो सिगमंड फ्रॉइड की है, और वो काफ़ी डिटेल में वहाँ पे हम पढ़ेंगे। तो ये सारी थ्योरीज़ हैं, सारे अलग अलग मॉडल्स हैं पर्सनालिटी के जो पर्सनालिटी को अंडरस्टैंड करने में हेल्प करते हैं, और अपने अपने अलग अलग व्यूज़ हैं सबके। किसी में एक रिसर्चर का व्यू है तो दूसरे मॉडल में दूसरे रिसर्चर का व्यू है,
ऐसा नहीं बोल सकते कि सारी ही थ्योरीज जो हैं वो करेक्ट हैं या सारी गलत हैं, लेकिन किसी थ्योरी में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमें लगता है कि ठीक बोल रहे हैं पर्सनालिटी के बारे में, और कुछ चीज़ें गलत भी लगती हैं। दूसरी थ्योरीज में हम पढ़ते हैं तो उसमें भी कुछ चीज़ें ठीक लगती हैं, कुछ चीज़ें गलत लगती हैं। तो ये हम मॉडल्स पढ़ेंगे, इनको यहाँ पे जस्ट मेंशन किया हुआ है। तो अब इसके बारे में, इनके अंदर इश्यूज क्या हैं वो यहाँ पे बता रहे हैं कि सम इश्यूज हैं इन सब चीज़ों में जो हमने पढ़ा है मॉडल्स। सो पहला इशू है फ्री विल वर्सेस डिटर्मिनिज्म, मीन्स वेदर आवर बिहेवियर इज डायरेक्टेड बाय फ्रीडम इंट्रिंसिक टू आवर नेचर और बाय अल्टीमेटली डिटर्मिन्ड फोर्सेस। कि हमारा बिहेवियर फ्री विल है, हमारी मर्जी से होता है, हमारी फ्रीडम की जो हमारी इंट्रिंसिक नेचर होती है फ्रीडम, फ्री रहने की, उससे हमारा बिहेवियर शेप होता है कि पहले से ही डिटर्मिन्ड होता है। कुछ ऐसे फोर्सेस होते हैं जो पहले से ही, जैसे हेरिडिटरी के अंदर कुछ चीज़ें होती है जो पहले से ही हमारे बिहेवियर को डिटर्मिन कर देती है। तो पहला इशू तो ये है। दूसरा इशू है यूनिकनेस वर्सेस यूनिवर्सलिटी, कि whether each person is unique in or is in own existence or driven by some universal behavior pattern, कि क्या सब अपने अपने उसमें वे में, बिहेवियर में, पर्सनालिटी में यूनिक हैं या सब यूनिवर्सल है कि जनरली सब एक जैसा ही बिहेव करते हैं। तीसरा इशू है फिजियोलॉजिकल वर्सेस पर्पसिव मोटिवेशन। So some researchers assume that we are pushed by a basic physiological need, while others are the view that we are pulled by purpose, goals, values, principle। तो कुछ रिसर्चर बोलते हैं कि हमारे फिजियोलॉजिकल नीड्स हमें बिहेव करने पे मजबूर करते हैं, जैसे कि फूड, वाटर, हंगर। कुछ कहते हैं कि हमारे साइकोलॉजिकल व्यूज होते हैं, पर्पसिव व्यूज होते हैं, जैसे हमारे गोल्स पूरे करने, हमारी वैल्यूज, हमारी लाइफ के प्रिंसिपल्स, हम उसकी वजह से बिहेव करते हैं। नेक्स्ट इशू है कॉन्शियस वर्सेस अनकॉन्शियस मोटिवेशन। Some researchers believe that our behavior and experience are determined by conscious forces, whereas others say that we are not aware of forces driving। तो कुछ भी रिसर्चर्स ऐसे कहते हैं कि जो भी हम करते हैं वो हम कॉन्शियसली करते हैं, और कुछ कहते हैं कि जो भी हमारा बिहेवियर है वो हम, हमारे अंदर जो अनकॉन्शियस फोर्सेस हैं जो हमें भी नहीं पता, अनकॉन्शियस डिज़ायर्स हैं, हम उसकी वजह से करते हैं। तो हमारी पर्सनालिटी उसकी वजह से शेप होती है। नेक्स्ट इशू है स्टेज वर्सेस नॉन स्टेज थ्योरीज। So it is an extension of nature versus nurture issue, whether we all pass through predetermined stages like fetal, childhood, puberty, adulthood, senescence controlled basically by genetics। तो ये कह रहे हैं कि क्या हम सारे ही अपनी लाइफ के हर स्टेज से पास करते हैं, या एक टोटली एक एज अ होल हम पूरा एक उसको लेके चलते हैं। तो हर स्टेज से पास होने का मतलब क्या है, जैसे हम पहले बच्चे होते हैं, नियोनेटल फेज होता है पहले जब पैदा होते हैं, फिर उसके बाद चाइल्डहुड स्टेज होता है, फिर प्यूबर्टी स्टेज आती है, एडल्टहुड आती है, फिर एडोलोसेंस आता है। तो क्या हम लोग हर स्टेज से पास करते हैं, उसकी वजह से हमारी पर्सनालिटी शेप अप होती है। नेक्स्ट इशू है कल्चरल डिटर्मिनिज्म वर्सेस कल्चरल ट्रांसेंडेंस। To what extent our personality is molded by culture? If not determined by culture, our transcendence is some kind of determinism। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि कल्चर का कितना रोल होता है हमारी पर्सनालिटी को मोल्ड करने में, शेप देने में, कि कल्चर के अलावा और कोई और चीज़ है, कोई स्पिरिचुअल चीज़ है या कोई उससे भी ऊपर सुपीरियर चीज़ है जो हमारी पर्सनालिटी को चेंज करती है। उसके बाद अर्ली वर्सेस लेट पर्सनालिटी फॉर्मेशन। This issue deals with if our personality characteristics are established in early childhood or it is quite flexible in adulthood। तो यहाँ पे ये इशू है कि अर्ली चाइल्डहुड में पर्सनालिटी डेवलप होना शुरू हो जाती है कि वो बाद में एडल्टहुड में चेंज होती है। These questions relates to the issue of genetics external determination। उसके बाद लास्ट इशू जो है वो ये है ऑप्टिमिज्म वर्सेस पेसिमिज्म, वेदर ह्यूमंस आर बेसिकली गुड और बैड इज द सेंट्रल इशू, कि जो एटीट्यूड है लोगों का वो कितना अच्छा और कितना खराब है। तो ये सारे जो इश्यूज हैं, पर्सनालिटी थ्योरीज जितनी भी हम पढ़ेंगे, वो थ्योरी जब आप पढ़ोगे एक एक करके तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये इश्यूज यहाँ पे इन्होंने ऐसे क्यों लिखे हुए हैं। ये एक्चुअली इनको लास्ट में देने चाहिए थे थ्योरीज के बाद, लेकिन इन्होंने एक समरी पहले ही दे दी है कि जितने भी हम मॉडल्स ऑफ पर्सनालिटी आगे पढ़ने वाले हैं, जो अपने अपने तरीके से बताते हैं कि हमारी पर्सनालिटी जो है इस तरीके से बिल्ड होती है, इस तरीके से शेप होती है,
तो उन सब मॉडल्स में, उन सब जितने भी थ्योरीज हम पढ़ेंगे उसमें ये इश्यूज हैं सारे। तो ये इश्यूज हमने पहले ही एक बार समझ लिए हैं, और बाद में जब हम थ्योरीज पढ़ेंगे वन बाय वन तो उसमें भी धीरे धीरे समझ में आ जाएगा कि किस तरह से उसमें भी थोड़े सी कन्फ्यूजन या कंट्रोवर्सी है हर थ्योरी के अंदर। तो यहाँ पे ये वाला यूनिट और ये ब्लॉक ख़त्म हो गया। अब इसके आगे ब्लॉक 2 से स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।